तो हमने कल अलाउंस पढ़े, हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू टैक्स ट्रीटमेंट हम उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले एचआरए को अलग किया था कल, और फिर कहा था बाकी अलाउंसेस को हम एक साथ पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी हमने बनाई टैक्सेबल अलाउंसेस, जिसके अंदर हमने इंटरटेनमेंट, फैमिली, सर्वेंट, ओवरटाइम, नॉन प्रैक्टिसिंग, वार्डनशिप, टिफिन, प्रोजेक्ट, मेडिकल, सीसी और डीएनएस अलाउंस पढ़ा। शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था एंजॉय एंड फन विथ योर सन, WTP और मैगडी। ओके, जो हमारे निशंस हैं टैक्सेबल अलाउंस के। एक बात अपनी कल रह गई थी क्योंकि टाइम हो गया था, ठीक है, कि हमें इनकम टैक्स अगर अच्छे से आना है, अगर हम चाहते हैं हमें अच्छे से समझ में आ जाए और सारी बातें याद रहें, तो रट्टा ना मारे, डोंट बी चतुर। जानते हैं चतुर को? अजी जानते हैं क्या चतुर को? जानते हैं? यस और नो? यस सर, जानते हैं सर, मूवी की ये सब बातें जानते हैं हम, ठीक है। तो इट विल बी डी, ठीक है। 3 इडियट्स देखिए, 3 इडियट्स देखिए, यस। तो अब जान जाएंगे, समझ गए? अब जान गए? यस सर, अब जान गए, यस। तो डोंट बी, आपको चतुर नहीं बनना है, दैट मीन्स आपको रट्टा नहीं मारना है, सीधी सिंपल बात है। तो हम यहाँ पे करेंगे डी फॉर डेली अलाउंस, सी फॉर कन्वेंस, एच फॉर हेल्पर, ए फॉर एकेडमिक, टी फॉर ट्रेवलिंग एंड यू फॉर यूनिफॉर्म। अच्छा एक रह गया क्या यहाँ पे? चलो एक और लिख लेना, यूनिफॉर्म, ठीक है। और लास्ट आर फॉर रिसर्च। डन? यूनिफॉर्म लिख लेना, हो जाएगा। डन? उसके बाद हमने पार्टली टैक्सेबल अलाउंस पढ़े थे। पार्टली टैक्सेबल में हमने कहा था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो 100 रुपीज पर मंथ तक, 100 रुपीज पर मंथ तक टैक्स फ्री होता है, एग्जम्प्ट होता है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स के लिए। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए पर मंथ तक एग्जम्प्ट होता है 2 चाइल्ड्स के लिए। ट्राइबल एरिया 200 रुपए तक एग्जम्प्ट होता है। अंडरग्राउंड या माइंस अलाउंस 800 रुपए तक एग्जम्प्ट होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो पर्सन सही है, जनरल पर्सन है, उनके लिए फुली टैक्सेबल है। जो हैंडीकैप्ड है या डिसेबल्ड है, उनके लिए 3200 रुपए पर मंथ तक टैक्स फ्री है। ओके, उसके बाद आगे हमने बात करी थी कि ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस, जो लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं उनके लिए काम आता है, और उसमें कहा गया 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 पर मंथ। 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा उतना अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री होगा। बता दीजिए, इज दैट क्लियर? ये मैंने कल वाला आपको दोबारा रिवाइज करवा दिया है। चलते हैं आगे। अब देखिए, एक कैटेगरी हमने और बनाई थी वहां पे ऊपर, जिसमें हमने कहा था, 4th कैटेगरी थी हमारी, अलाउंसेज exempt फॉर स्पेशल एम्प्लॉय। देखिए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब अलग है, स्पेशल एम्प्लॉय मैं यहाँ पे अलग लोगों को बोल रहा हूँ। यूएन मेंबर्स, यूएन के अगर कोई मेंबर है वो, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया का अगर कोई एम्प्लॉय, जैसे अपन ने बात करते हैं ना इंडियन एम्बेसी वाले लोग, वो जो इंडिया से बाहर काम करते हैं, तो उनको कोई भी अलाउंस मिले, वो सारे अलाउंस उनके लिए क्या है? एग्जम्प्ट। ऑल अलाउंसेज आर एग्जम्प्ट। इन लोगों के लिए सारे अलाउंसेज क्या है? एग्जम्प्ट है। बोले, इज दैट क्लियर?
अब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इस पे अपन फोकस करेंगे, और ये है HRA, फुल फॉर्म हाउस रेंट अलाउंस। सेक्शन बात करेंगे 10, 13A की हम यहाँ पे। यूनाइटेड नेशंस के मेंबर, यूनाइटेड नेशन के मेंबर जो होते हैं उनको यूएन मेंबर बोलते हैं। ओके, रूम स्टार्ट। ओके, अच्छा अब ध्यान से समझिएगा आप, हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन स्पेशल क्यों किया गया है, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो यूनिक है। फर्स्ट थिंग, मुझे एक बात बताइए, कंपनी आपको रहने के लिए अगर घर देती है तो क्या वो पैसा अलग से देगी आपको? अगर कंपनी रहने के लिए आपको अपना घर देती है या खुद घर प्रोवाइड करवाती है तो क्या वो आपको अलग से पैसा देगी? नहीं देगी। और अगर कंपनी आपको फिक्स पैसा दे देती है कि साहब ये लो पैसा, आप जानो आपका काम जाने, ठीक है, कहाँ रहना है, तो क्या वो HRA हो गया? हाउस रेंट अलाउंस बोल सकते हैं हम उसको? बोलिए। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि घर के लिए पैसा दिया तो हाउस, क्या बोलेंगे फिर उसको? अगर गवर्नमेंट हमारे एम्प्लॉयर ने हमें कहा कि आप ये पैसा लो और आपके घर का अरेंजमेंट आप करो, तो क्या हम उसे हाउस रेंट अलाउंस नहीं बोलेंगे? सत्यक ने मना किया, नवीन ने मना किया, वाई? क्या बोलेंगे बेटा उसको फिर? बोलिए भाई, क्या बोलेंगे? बोल सकते हैं, तो फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? आपके आंसर के पीछे आपका कोई भी जो लॉजिक है वो तो बताइए आप मुझे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत कैसे बोला, मैं ये नहीं कह रहा। आपने जो भी सोच के बोला हो, आप मुझे वो लॉजिक दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको अलग से कैसे समझाना है। बोलो भाई, बोलो, जल्दी से बोलो। सर वो पैसे दिए उसकी वजह से कंफ्यूज हो गया। अच्छा, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? HR। अब सवाल ये आता है कि क्या ये HRA टैक्सेबल है? तो देखिए, अगर मैंने वाकई में घर लिया है, ठीक है, मेरी सिचुएशन दो बनेगी ना, या तो मैंने वाकई ही घर रेंट पे लिया है, और या मेरा खुद का घर है। खुद का घर अगर मेरा है तो क्या ये पूरा पैसा मेरी जेब में जाएगा जो मुझे कंपनी से मिला है? अगर मेरा खुद का घर है उसी सिटी में, तो क्या ये पूरा पैसा मेरे जेब में जाएगा? यस। तो हम लिखेंगे नो एग्जम्पशन। जब पूरा पैसा ही जेब में जाना है तो एग्जम्पशन किस बात की? जब पूरा पैसा जेब में जाना है तो एग्जम्पशन किस बात की? पूरा अमाउंट टैक्सेबल करो ना। ओके, और अगर मैंने रेंट पे लिया है वाकई में घर, तो क्या मुझे इस अमाउंट में से कुछ अमाउंट रेंट वाले को देना होगा, या पूरा या ज्यादा? तीनों में से कोई ना कोई अमाउंट देना होगा। इतना हो सकता है कि मुझे यहाँ मिला 5,000, मैंने किराए पे लिया 4,000 में, मिला 5,000 किराए पे लिया 5,000 में, ऐसा भी हो सकता है, और मिला 4,000 और किराए पे लिया 6,000 में, ऐसा भी हो सकता है। तो किराया कम ज्यादा हो सकता है, पर मुझे पे तो करना होगा। क्या इन दैट केस मेरे पास कुछ अमाउंट बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता? बोलिए। यस। तो इसमें हम चेक करेंगे, इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन फॉर एग्जम्पशन। तो बात क्लियर हो गई। अगर मेरे पास खुद का घर है और मुझे HRA मिल रहा है तो मेरे लिए फुल्ली टैक्सेबल है, क्योंकि कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और मुझे HRA मिल रहा है और मैंने घर भी रेंट पे लिया है, तो फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे होगी ये और समझ लीजिए।
चंचल एंड अक्षिता, बेटा लेट क्यों ज्वाइन किया आपने आज? एक्चुअल एचआरए रिसीव, सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? एक्चुअल एचआरए रिसीव, कि हमें एचआरए मिला कितना, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, ये कैलकुलेशन के पार्ट है। तो दूसरी कैलकुलेशन आपको क्या करनी है, आपने रेंट कितना पे किया, आपकी सैलरी का 10% उसमें से कम कर दीजिए, तो जो अमाउंट आएगा वो यहां लिख लीजिए। और तीसरा कहा गया है 40% ऑफ सैलरी, जितनी आपकी सैलरी है उसका 40% लिख लीजिए। बेसिकली ये 3 पॉइंट बनाए गए हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंजेस क्या है वो समझिए आप। ये जो 40% है ये आपको लेना है 50% इन केस ऑफ मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी कौन सी है? हाँ जी, मेट्रो सिटी कौन कौन सी है? दिल्ली और बोलो बोलो, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। जयपुर है या नहीं है? जयपुर है या नहीं है? नवीन कह रहे हैं बेंगलुरु, प्रिया कह रहे हैं जयपुर। किसको कहते हैं मेट्रो सिटी जहां मेट्रो चलती है? मेट्रो सिटी किसे कहते हैं जहां मेट्रो चलती है? अभी मेट्रो सिटी किसे कहते हैं जहां मेट्रो चलती है, उसको बोलते हैं क्या? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सिर्फ 4 ही है। ठीक है, मेट्रो सिटी का मतलब मेट्रो चलने से नहीं है ना, ऐसा नहीं है आप नागपुर में मेट्रो चल रही है तो आप कहेंगे सब नागपुर मेट्रो सिटी है। मेट्रो सिटी का मतलब होता है बड़ी सिटी, जिसको महानगर बोलते हैं इन दिनों। तो मेट्रो सिटी 4 ही है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। समझ गए? जयपुर एंड बेंगलोर नहीं आएगा इसमें। बोलो भाई, समझ गए क्या? कुछ चीज गलत बोल जाते हो, है ना, तो फिर सीखने की कोशिश किया करो ना, कि हाँ भाई ये हमने जो लॉजिक दिया वो थोड़ा गलत निकला, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट क्या आ गए? एक्चुअल एचआरए कितना मिला वो आ गया। ठीक है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी हमने लिख दिया, 40% ऑफ सैलरी लिख दिया, और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में अगर हम हैं, चेन्नई में, तो हम 40 की जगह 50% रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। अब सवाल आता है क्या, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा होगा? एक्चुअल अमाउंट कितना मिला क्वेश्चन हमें देगा, हमने रेंट कितना पे किया ये भी क्वेश्चन हमें देगा, सवाल आता है सैलरी का। तो मुझे बताओ, क्या इस सैलरी में हम सिर्फ बेसिक सैलरी लेंगे, या और भी जितनी चीजें मिलती हैं हमें, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस वगैरह सब जोड़ेंगे? क्या लगता है आपको? तो यहाँ पे इस पर्पज के लिए हम जो सैलरी कैलकुलेट करेंगे उसमें क्या क्या लेंगे ये आप समझ लीजिए। बेसिक सैलरी लेंगे, डीए लेंगे, कंडीशनल। अब ये कंडीशनल क्या होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और कमीशन लेंगे। ये सिर्फ ये 3 चीजें लेंगे, सारी चीजें नहीं लेंगे, सिर्फ ये 3 चीजें लेंगे। ओके, कमीशन कौन सा लेंगे? क्या मैंने आपको 2 कमीशन पढ़ाए हैं? बताइए, क्या मैंने आपको 2 तरीके के कमीशन पढ़ाए हैं? क्या मैंने आपको जब कमीशन बताया था तो 2 तरीके के कमीशन बताए थे क्या?
बोलो भाई, यस और नो। 2 तरीके के कमीशन बताए थे क्या? सर याद नहीं है, हमने घर जाके पढ़ाई नहीं है। क्लास बंद होते ही हम तो लैपटॉप बंद करके सो जाते हैं। ऐसा? अरे बता दो भाई, हाँ या ना। नहीं है तो ना बोल दो, क्या दिक्कत है? एटलीस्ट ये तो पता रहे, चलता रहे कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं। बिफोर आफ्टर कहाँ लिखा है? बिफोर आफ्टर कहाँ लिखा है बेटा? बिफोर आफ्टर मैंने नहीं बताया यार। बिफोर आफ्टर कहाँ पे लिखा है सत्यक? मैंने बिफोर आफ्टर वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। चलिए कमीशन मैंने 2 लिखाए थे आपको, एक परसेंटेज ऑफ टर्नओवर लिखाया था, ठीक है, एग्जांपल देके भी बताया था पर भूल गए आप। परसेंटेज ऑफ टर्नओवर लिखाया था कि एक जितना माल आप बेचोगे उसका सर्टेन परसेंटेज मिलेगा, और दूसरा फिक्स मिलेगा कि हम तो आपको महीने का 2000 कमीशन देंगे, चाहे आप काम करो या ज्यादा करो। तो जब फिक्स कमीशन मिलता है, काम के हिसाब से नहीं मिलता, तो उसे हम यहाँ पे नहीं लेंगे। पर अगर परसेंटेज के हिसाब से, टर्न के हिसाब से मिल रहा है कि जितना माल बेचोगे उसका हम आपको कमीशन देंगे, तो वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे दोनों कमीशन नहीं आएंगे, सिर्फ वो कमीशन आएगा, सिर्फ वो कमीशन आएगा जो परसेंटेज वाला है। मान लीजिए एक एम्प्लॉय को दोनों कमीशन मिल रहे हैं, है ना, उसे बोला गया कि भैया तुम्हें 2% ऑफ सेल मिलेगा और 2000 रुपये महीने का और मिलेगा, तो हम ये वाला नहीं लेंगे उसका, सिर्फ ये वाला कमीशन यहाँ पे ऐड करेंगे। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा, इज दैट क्लियर? यस, ये दोनों अब याद आ गए कि ये दोनों पढ़ाए थे मैंने आपको, जब बताया था कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, तब बताया था। ओके, ठीक है। अब देखिए आगे। अब इनमें से आपको सिर्फ एक बात मुझे लगता है नहीं समझ आई होगी, वो ये कि ये कंडीशनल सी क्या है। बताइए, क्या इस डीए कंडीशनल के अलावा कोई बात है जो आपको पूछनी है? पहले तो ये बताओ, क्या इस पूरे कंसेप्ट में इस डीए कंडीशनल के अलावा कुछ हो जो आपको पूछना हो तो बताइए। नहीं है? किसी को हो तो पूछ लेना। इसको मैं समझा देता हूं। देखिए, हमें डीएनएस अलाउंस मिलता है, कल हमने पढ़ा था, ठीक है। वो अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, वो अपनी जगह फुल्ली टैक्सेबल होगा। हम बात कर रहे हैं जब हम एचआरए की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उस अलाउंस का क्या रोल रहेगा। ये अलाउंस 2 तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है कंडीशनल और एक हो सकता है अनकंडीशनल। ओके, कंडीशनल कब होगा वो सुन लो आप। अगर डीए के साथ में लिखा हुआ है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, क्वेश्चन में अगर डीए के साथ में ये लिखा हुआ है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो डीए क्या है? कंडीशनल है। और अगर लिखा है नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो हम उसे क्या कहेंगे? अनकंडीशनल। ठीक है, एक बार पहले ये समझ लो, फिर आप कहोगे तो मैं इसका रीजन भी बता दूंगा आपको। कंडीशनल कब कहेंगे? जब लिखा हो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और जब लिखा हो नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट तो हम उन्हें क्या कहेंगे? अनकंडीशनल। ठीक है। अच्छा, अगर ये लिखा है कि 50% ऑफ डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट,
तो क्या होगा? तो क्या हम 50% कंडीशनल और 50% अनकंडीशनल माने? बोलो। पहली सिचुएशन ये लिखा है तो क्लियर हो गया कि कंडीशनल है। दूसरी सिचुएशन ये लिखा तो क्लियर हो गया अनकंडीशनल है। तीसरी सिचुएशन ये लिखा है कि 50% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो क्या हम उसे 50% कंडीशनल और 50% अनकंडीशनल मान लें? जब तक कह रहे हैं यस। बाकी बच्चे, आपको जो डीए क्वेश्चन में दे रखा है उन्हें इस दो कैटेगरी में से एक में लेना है। तो अगर ये लिखा है फॉर्मिंग पार्ट तो आप पूरा इसमें ले लीजिए, अगर लिखा है नॉट फॉर्मिंग पार्ट तो आप यहाँ ले लीजिए, और अगर लिखा है 50% फॉर्मिंग पार्ट तो क्या आप 50% यहाँ और 50% यहाँ लेंगे? मेरा सवाल ये है। ठीक है। फोर्थ कंडीशन आता है नथिंग स्पेसिफाई, कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में, सिर्फ डीए दे रखा है, तो हम उसे यहां लें या यहां लें? ना तो ये लिखा है फॉर्मिंग और ना ये लिखा है नॉट फॉर्मिंग, तो हम उसे कहां लें? अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो कंडीशनल लें या अनकंडीशनल लें? बोलिए। चंचल कह रहे हैं कंडीशनल, बाकी नो इन्फॉर्मेशन हुआ तो हम उसे किस में लेंगे? कंडीशनल में। एक बात ध्यान से समझ लेना, हमारा जो सीएमए इंस्टीट्यूट है वो अगर कुछ नहीं लिखा तो उसे क्या लेता है? कंडीशनल लेता है। पर जो सीए इंस्टीट्यूट की बुक के अगर आप क्वेश्चन उठाएंगे तो कुछ नहीं लिखा तो वो क्या लेते हैं? उसको अनकंडीशनल लेते हैं। समझ गए? तो ऐसा ना हो कि आप कहीं सीए का कोई क्वेश्चन उठाए और फिर कहें कि सर ये तो देखो कुछ नहीं लिखा, वो तो कंडीशनल नहीं ले रहा। सीए वाले कंडीशनल नहीं लेते हैं और सीएमए वाली बुक में उसको कंडीशनल लिया जाता है। हम हमारी क्लास में जो कंसेप्ट लेके चलेंगे वो कौन सा लेके चलेंगे? ये वाला। इज दैट क्लियर? ओके। अब यहाँ पे हमें तभी ऐड करना है जब ये सारी सिचुएशन हो, तब तो डीए ऐड कर दो, और अगर ये सारी सिचुएशन हो तो डीए को ऐड मत करो, बस। बोलिए, इज दैट क्लियर? अगर 3 कंडीशन लिखा है, फॉर्मिंग पार्ट कुछ नहीं लिखा, ठीक है, और या फिर कुछ परसेंटेज लिखा है, तो डीए को यहाँ पे ऐड करना है, अदरवाइज डीए को यहाँ पे ऐड नहीं करना है। बस इतना सा रूल है। एक बात मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर एचआरए वर्किंग नोट में, ये सारी कैलकुलेशन कहाँ हो रही है? वर्किंग नोट में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करना या नहीं करना इससे ये फर्क नहीं करेगा कि डीए टैक्सेबल है या नहीं है। डीए अपने आप में तो टैक्सेबल है, समझ रहे हैं बात को? डीए अपने आप में तो टैक्सेबल है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस की लिस्ट, उसमें सबसे आखिरी अलाउंस हमने क्या पढ़ा था? डीए। समझ रहे हो बात को? तो अगर किसी बंदे के लिए डीए दे रखा है तो पहले हम उसको फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे, वो तो उसका अपना ट्रीटमेंट है। एचआरए के पर्पज के लिए देखना है कि वो कंडीशनल है या नहीं। आई बात समझ में? बोलिए, क्या बात समझ में आ गई? यस। कहीं ऐसा मत कर देना कि कंडीशनल नहीं है तो उसे टैक्सेबल भी नहीं होगा। टैक्सेबल तो वो अपनी जगह तो होगा ही। हम बात कर रहे हैं पर्पज ऑफ एचआरए के लिए। एचआरए के लिए क्या बात करनी है? ठीक है, चलो एक सिचुएशन बना लेते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना लेते हैं आसान सा, और उसको कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आई थिंक आपकी बातें क्लियर हो जाएगी। एक बंदे की बेसिक सैलरी है साल की लिख रहा हूँ 2,40,000, उसका डीए है 60,000, कमीशन कुछ भी नहीं है,
HRA उसको मिल रहा है 8,000 पर मंथ, ओके, और रेंट वो पे कर रहा है मुंबई में 6,000 पर मंथ, ओके। अब आपको ये बताना है कि इस बंदे की टोटल इनकम कितनी होगी। क्या बताना है? टोटल इनकम, टोटल सैलरी बतानी है। करें स्टार्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया? करूं स्टार्ट बेटा? ठीक है। अब देखो, क्या मैं बेसिक सैलरी को पूरा टैक्सेबल करूं इस बंदे की? क्या इस बंदे की बेसिक सैलरी पूरी टैक्सेबल करूं? यस, तो 2,40,000 टैक्सेबल कर देते हैं। क्या डीए को पूरा टैक्सेबल करूं? क्या डीए को पूरा टैक्सेबल करूं? यस, तो 60,000 कर देंगे। क्या एचआरए को पूरा टैक्सेबल करूं? क्या एचआरए को पूरा टैक्सेबल करूं? बोलिए, क्या एचआरए को पूरा टैक्सेबल करूं? यस और नो? रिप्लाई फास्ट। क्या मैं एचआरए फुल्ली टैक्सेबल कर दूं? अरे भाई रिप्लाई कर दिया करो, है ना। सही गलत की परवाह मत करो। मैं फिर कह रहा हूं आपको, अगर आप सही गलत की परवाह करेंगे तो यकीन मानिए कुछ नहीं सीख सकते आप। जो आपका माइंड कहता है, जो आपके लिए लॉजिक बनता है कि नहीं सर ऐसे कैसे, तो वो आप कहिए ना, चाहे सही है चाहे गलत है, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मैं अपने क्लास के सामने इमेज बनाऊं कि मेरा आंसर कभी गलत ना हो? ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को किसी से, ठीक है। तो आंसर आपका हमेशा आना चाहिए, सही होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। देखो मैं आपको बता दूं, आप आंसर करेंगे और अगर आपका आंसर सही हुआ तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैंने जो सोचा था वही आंसर है, ठीक है, मतलब मेरे दिमाग ने जो सोचा वही आंसर है। और अगर गलत होगा तो सीखने को मिलेगा कि अच्छा मेरे से यहाँ पे गलती हो गई, अगली बार मुझे ध्यान रखना है। तो मैं पहली क्लास में कह रखा हूं, जिसको रैंक लानी है वो तो डेफिनेटली आंसर करें, ठीक है। हर एक आंसर आपके 1 मार्क्स को बढ़ाता है, आप ये मान के चलना, ठीक है। तो एचआरए को नहीं हम फुल्ली टैक्सेबल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है ना कि इतना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा, इसलिए हम उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। इनर कॉलम में लिखने के बाद हम लिखेंगे कि इसमें से कितना अमाउंट टैक्स फ्री है। अब वो तो हमें निकालना पड़ेगा, तो वो हम निकालेंगे यहाँ, ठीक है। अब चलो यहाँ निकालते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या लिखूं, एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना मिला मुझे, एक्चुअल एचआरए 8,000 पर मंथ, तो कितना कर दूं बेटा, 96,000 लिख दूं। 8,000 पर मंथ मिला तो 8,000 इंटू 12 लिख दूं ना यहाँ पे। ये सारी कैलकुलेशन ये वाली इधर वाली है ना एचआरए वाली, ये वर्किंग नोट में करनी है। फिर आया रेंट पेड, रेंट पेड कितना है 72,000, सही बोल रहा हूँ। 6,000 पर मंथ का है तो साल का कितना हो गया 72,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब 10% ऑफ सैलरी तो तब आएगा ना जब हमारे पास सैलरी आएगी। तो बताओ सैलरी में क्या मैं बेसिक सैलरी लिख लूं, क्या मैं डीए लिख लूं? अब डीए के आगे कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं लिखने का मतलब हम इसको क्या मानेंगे, कंडीशनल मानेंगे, ठीक है। कमीशन है नहीं तो छोड़ दो, जो चीज नहीं है उसको भूल जाओ, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 3 लाख। क्या मैं 3 लाख का 10% लिखूं यहाँ पे, क्या मैं 3 लाख का 10% लिखूं? तो अमाउंट आता है हमारा कितना 42,000। और बंदा रहता कहाँ है मुंबई में, तो हम 40% लेंगे या 50%? बोलिए, बंदा मुंबई में रहता है तो 40 लें या 50 लें? 50 लेंगे, तो 50% ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। अब तीनों अमाउंट निकल के आ गई हमारे पास 96,000, 42,000 एंड 150। सवाल ये आता है तीनों में से टैक्स फ्री क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ फॉलोइंग एग्जम्प्टेड।
तीनों में जो कम होगा उतना अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री किया गया है। तो बताइए कितना अमाउंट टैक्स फ्री होगा इस बंदे के लिए, इस क्वेश्चन में कितना अमाउंट टैक्स फ्री होगा इस बंदे के लिए। $42,000 डन। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 54। दैट्स इट। ये आ गई इस बंदे की टोटल सैलरी। ठीक है, अभी तक सिर्फ इतना ही किया मैंने, टैक्सेबल सैलरी नहीं निकाली है, बाकी बातें बाद में। 354 यहां तक का टोटल आ रहा है इसका। क्या नहीं दिख रहा? अरे दिख जाएगा, फोकस करो समझने पे, लिखने पे नहीं। फोकस समझने पे करो बेटा, लिखने पे नहीं। कलर थोड़ी बनना अपने को। जी बोलिए, आई बात समझ में? क्या आपको एचआरए आने लग गया? क्या किसी को एचआरए में डाउट है? देखिए कई बार मुझे स्लोली बोलना पड़ेगा, कई बार मुझे तेज भी बोलना पड़ेगा, कई बार मुझे डांटना भी पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। बताइए फाइनली क्या एचआरए आपके समझ में आ गया? सर रेंट पेड एंड 10% सैलरी वापस बता दो। बेटा ये फिक्स प्रोविजन बनाया हुआ है। जब गवर्नमेंट ने कहा कि हम एग्जम्प्ट करें तो सवाल आया कितना करें। तो सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये 3 रूल बनाए गए हैं, और इन 3 रूल में लिखा गया है फिक्स चीजें। ये तीनों फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगी, है ना, किसी भी क्वेश्चन में ये बदलेगा नहीं, फॉर्मेट यही रहेगा। ये प्रोविजन है। तो एक्चुअल अमाउंट लिखना है आपको जो आपको मिला होगा, रेंट पेड लिखना है जो आपने पे किया होगा, और उसमें से रेंट में से कम करना है 10% ऑफ सैलरी। तो आपको ये फाइनल फिगर निकालनी है। 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी आपको निकालना है। इन तीनों अमाउंट में जितना कम होगा उसको आपको टैक्स फ्री कर देना है। दैट मीन्स दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एग्जम्पशन, ऐसा भी बोल सकते हैं। बोलिए आई बात समझ में? 40% ऑफ सैलरी वाला भी बता दो। बेटा 40% लेते हम अगर ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा किसी शहर में होता, जैसे यहाँ पे लिखा होता जयपुर में है बंदा, तो फिर हम 50 की जगह कितना लेते हैं, 40 लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन बेटा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेंट पेड कितना है 6000 पर मंथ, तो 6000 के हिसाब से पूरे साल का कितना हुआ, 72,000 हुआ क्या? बोलो, 6000 पर मंथ है तो एनुअली कितना हुआ, 72,000। 10% ऑफ सैलरी, तो 10% ऑफ सैलरी के लिए हमने नीचे सैलरी निकाली। बेसिक सैलरी 240, डीए 60,000, कमीशन है नहीं, और जब कमीशन है नहीं तो टोटल हमारा हो जाता है 3 लाख रुपए, और 3 लाख का 10% हमने किया तो कितना आ गया, 30,000। ओके, चलिए एक बार बता दीजिए क्या एचआरए कंप्लीट है आपका? यहां तक अभी एचआरए पूरा नहीं हुआ है, यहां तक कंप्लीट है। अच्छा, अभी तक जितना टैक्स आपने पढ़ा, बेसिक आपने पढ़ लिया, रेजिडेंशियल स्टेटस आपने पढ़ लिया, और सैलरी का चैप्टर भी कुछ तो आपने पढ़ ही लिया। कैसा लग रहा है टैक्स? इजी है, हार्ड है, एवरेज है, कैसा है? डरावना है, मॉडरेट, एवरेज, एवरेज? थोड़ा सा और अपन एक्टिव हो जाएंगे ना बेटा, तो ये हमारे लिए इजी भी हो जाएगा। ठीक है, पहले हार्ड था, हार्ड से एवरेज हो गया, और थोड़ा सा आप अगर रिस्पॉन्स देने लग जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि ये आपको इजी भी लगने लग जाएगा। ठीक है, इसको अपने ऊपर हावी ना होने दो, आप इसके ऊपर हावी हो जाओ। समझ गए? ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, पूरे साल में क्या हमारी सैलरी सेम रहेगी या चेंज हो सकती है?
क्या हमारी सैलरी सेम रहेगी या चेंज भी हो सकती है? चेंज हो सकती है। पूरे साल में रेंट क्या एक जैसा रहेगा या चेंज भी हो सकता है? चेंज हो सकता है। पूरे साल में जो एचआरए हमें मिल रहा है एक जैसा रहेगा या चेंज हो सकता है? चेंज हो सकता है। डीए एक जैसा रहेगा या चेंज हो सकता है? चेंज हो सकता है। सिटी एक ही रहेगी या दो भी हो सकती है, मतलब ट्रांसफर हो सकता है? हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो गया, ठीक है, तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? दो अप्रोच है हमारे पास, एक है टोटल अप्रोच और एक होती है पीरियोडिकल अप्रोच। हमें कौन सी अप्रोच लगानी है? मतलब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अप्रैल से लेके सितंबर तक आपकी सैलरी थी 20,000 पर मंथ और अक्टूबर से लेके मार्च तक आपकी सैलरी होगी 25,000 पर मंथ। तो क्या मैं ऐसा करूं कि जहां पे हमने सैलरी वर्ड यूज किया था वहां पे टोटल ले लूं, या फिर 6 महीने की कैलकुलेशन में अलग करूं और 6 महीने की अलग करूं? बताइए कौन सी अप्रोच हमें लेनी है? बोलिए भाई बोलिए, कौन सी अप्रोच हमें लेनी चाहिए, टोटल या पीरियोडिकल? पीरियोडिकल। रिया कह रहे हैं पीरियोडिकल, सत्य कह रहे हैं पीरियोडिकल। ओके, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? टोटल लेनी चाहिए या पीरियोडिकल लेनी चाहिए? बोलो भाई। अच्छा, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी किस किसने पढ़ा है ये बता दो। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी किस किसने पढ़ा है? फाउंडेशन में मैथ पढ़ी है, मैथ में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, किस किसने पढ़ी है? इसमें भी सबके जवाब नहीं आएंगे ना, मतलब जिनके जवाब नहीं आए उन्होंने नहीं पढ़ी। ओके, प्रोबेबिलिटी में मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि मैंने आपको दो ऑप्शन दिए, या तो ये और या फिर ये। अगर आप इनमें से एक जवाब देते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर सही होगा? दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताने पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही होगा? 0.5, 50, 1/2 ऐसे बोल सकते हैं। हाफ बोल दीजिए, 1/2 बोल दीजिए, 0.5 बोल दीजिए, 50% बोल दीजिए। यस, तो फिर आप जवाब क्यों नहीं देते? एटलीस्ट 50% तो सही होगा ही, फिर जवाब क्यों नहीं देते? दो लोगों ने कहा पीरियोडिकल अप्रोच, बाकी लोग नहीं कह रहे, व्हाई? बता सकते हैं रीजन? अभी चिराग, टोटल लेंगे या पीरियोडिकल लेंगे? टोटल लेंगे या पीरियोडिकल लेंगे? चिराग, चिराग, टोटल लेंगे पीरियोडिकल लेंगे? पीरियोडिकल लेंगे। अक्षिता, चैनिका, चंचल,
चैनिका एंड चंचल, चंचल क्वेश्चन रिपीट करना। अगर हमें इन दोनों में से मान लीजिए पूरे साल में यहाँ पे कोई चेंज हुआ है, तो हम टोटल अप्रोच लेंगे, मतलब जो एलिमेंट, जैसे हमें सैलरी लेनी थी तो इस पीरियड की और इस पीरियड की मिला के टोटल सैलरी लिख दें, या फिर 6 महीने की पूरी कैलकुलेशन अलग करें और 6 महीने की पूरी कैलकुलेशन अलग करें। अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। ओके, देखिए इतना सा सवाल मैंने आपसे पूछा और उसका जवाब लेने में अपने को 5 से 7 मिनट लग गए। क्या ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा हमारा? एक बार ये बता दीजिए, क्या ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा? सिर्फ ये जवाब पूछने के लिए कि आपकी क्या राय है, दैट्स इट। आपको क्या लगता है, पीरियडिकल होना चाहिए, टोटल होना चाहिए? क्या इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा? हो रहा है। और कौन कर रहा है ये टाइम वेस्ट? बोलो, बोलिए, कौन कर रहा है ये टाइम वेस्ट? या तो मैं कर रहा हूं पूछ के, या आप कर रहे हैं ना बता के। रिप्लाई फास्ट। और अगर ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ तो फायदा किसको होगा, ये भी बता दो। अगर ये टाइम वेस्ट फायदा नहीं, टाइम वेस्ट हम नहीं करें तो फायदा किसको होगा? आपको होगा। तो फिर क्यों कर रहे हो? चलो एक काम करते हैं, अक्षिता मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगी, किसी भी, चाहे किसी भी फील्ड का हो, कोई भी क्वेश्चन, XYZ, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी फील्ड का, किसी भी चीज का, एक क्वेश्चन अक्षिता मुझसे पूछेगी। कोई भी क्वेश्चन पूछ लो बेटा। एनी क्वेश्चन, चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, आर्ट्स का हो, किसी का भी पूछ लो। या जनरल लाइफ का हो, चाहे यही हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, कोई भी क्वेश्चन पूछो एक बार। सोल्ट का केमिकल नेम बेटा नहीं पता। अब नवीन पूछेगा, सभी पूछेंगे, चलो एक एक क्वेश्चन सभी पूछो फटाफट। सोल्ट का केमिकल नेम पूछा उन्होंने, अक्षिता ने, मैंने कहा नहीं पता। सभी एक एक क्वेश्चन पूछेंगे फटाफट। इक्वेशन ऑफ एथेनॉल नहीं पता। सत्यक बेटा नहीं पता। और सर कोर्स कब तक हो जाएगा? कोर्स हो जाएगा बेटा तुम्हारा एग्जाम से पहले। CMA का ट्रेनिंग टाइम 15 महीने 1 जनवरी के बाद जिन्होंने रजिस्टर्ड किया उनके लिए। और कोचिंग कब तक खुलेगी? 31 अक्टूबर तक या 1 नवंबर से मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ खुलनी चाहिए। और हो रहा है किसी का? चल, तो इस बात से आपने क्या सीखा? एक चीज ये नोटिस करो, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल कोई बात थी मेरी कि क्या मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दिए विद इन 5 सेकेंड? क्या मैंने हर बंदे के क्वेश्चन का आंसर किया 5 सेकेंड के अंदर, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट? ठीक है, मुझे नहीं आता तो नहीं आता, मैंने कहा सब नहीं आता मुझे, क्योंकि मैं कॉमर्स फील्ड में हूँ। आप मुझे साइंस का क्वेश्चन पूछेंगे, मैं कहूँगा नहीं आएगा मुझे, क्या दिक्कत है?
तो आप क्यों नहीं दे सकते? जब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में दे सकता हूं, तो आप 10 सेकंड में तो दे ही सकते हैं, 15 में दे सकते हैं। यही तो बताना है ऐसे टोटल। कोई कहेगा पीरियोडिक, टोटल पीरियोडिक, टोटल पीरियोडिक, दैट्स इट। समझ रहे हैं लॉजिक? इट जस्ट ए एडवाइस बेटा, ठीक है? मैं कोई आपको डांट नहीं रहा हूं, ये सिर्फ एडवाइस कर रहा हूं मैं आपको। चॉइस इज योर्स। ओके, चलिए अब देखो, मैं आपको एक चीज समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है। हमें इन दोनों चीजों में से, हमें इन दोनों चीजों में से जो कम है वो लेना है। हमें इन दोनों चीजों में से रूल बनाया गया कि विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम हो वो लेना है, ठीक है? तो ध्यान से समझना, अभी भी अधूरी जानकारी है हमारे पास। क्या हम टोटल करके विच एवर इज लेस देखें, क्या इंडिविजुअल लेस देखें? क्या आंसर में फर्क पड़ेगा? अगर हम टोटल करते हैं सपोज, तो यहाँ पे आता है 12 और यहाँ पे आता है 21। टोटल अप्रोच अगर मैं लगाऊं तो विच एवर इज लेस कितना होगा? अगर मैं टोटल अप्रोच लगाऊं तो विच एवर इज लेस कितना होगा? 12 होगा। और अगर मैं इंडिविजुअल अप्रोच लगाऊं तो 1 और 3 में से कम क्या है? 1। 5 और 2 में से कम क्या है? 2। 6 और 16 में से कम क्या है? 6। तो क्या मेरा टोटल अलग होगा? डेफिनेटली अलग होगा। तो फर्क पड़ता है ना कि मैं इंडिविजुअली देख रहा हूं या मैं एग्रीगेट देख रहा हूं। इसीलिए हमें भी यहां पे ये समझना होगा कि मैं टोटल अप्रोच लगाऊं। टोटल अप्रोच ये वाली है, नीचे वाली, ठीक है? और पीरियोडिकल अप्रोच ये वाली है, ऊपर वाली। समझ गए? तो दोनों में आंसर अलग हो सकता है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमें कौन सी अप्रोच लगानी है। इज दैट क्लियर? ये पूरा बताने का लॉजिक समझ में आ गया आपके? ठीक है, तो राइट आंसर इज पीरियोडिकल अप्रोच। हमें क्या लगानी है? पीरियोडिकल अप्रोच लगानी है, ठीक है? हमें क्या लगानी है बेटा? पीरियोडिकल अप्रोच लगानी है। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन, ठीक है? एक एग्जांपल बना रहा हूं मैं। बेसिक सैलरी दे रखी है आपको अप टू सितंबर, 30,000 पर मंथ, एंड आफ्टर दैट 35,000 पर मंथ। डीए दे रखा आपको 6,000 पर मंथ। एचआरए दे रखा है 10,000 पर मंथ, और रेंट पेड दे रखा है। अब रेंट पेड में क्या लिखा है? अप टू जून, अप टू जून लिखा है। $8,000 पर मंथ, अप टू जून लिखा है 8,000 पर मंथ, टिल दिसंबर 9,000 पर मंथ, ठीक है? ये था जयपुर में, और फिर शिफ्ट हो गया ये दिल्ली में, और फ्रॉम जनवरी शिफ्टेड टू ओन हाउस। चलिए, क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? आपको बोला गया बेसिक सैलरी ये है, डीए इतना है, एचआरए इतना है, रेंट जो है वो चेंज हो रहा है 2-3 बार। सैलरी एक बार चेंज हो रही है, रेंट 2-3 बार चेंज हो रहा है। ठीक है, अब कैलकुलेशन देखो कैसे हो।
पहला चेंज कहाँ हुआ बताओ, पहला चेंज किस चीज में हुआ, कहां तक का हुआ? क्योंकि पहली कैलकुलेशन मुझे कहां से करनी थी, अप्रैल से करनी थी, पर जहां चेंज हुआ मुझे वहां जाके रुकना है। पहला चेंज नहीं, देखो मैं आपको समझा देता हूं, ये है अप्रैल और ये है मार्च, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं सैलरी यहाँ पे चेंज हुई 1 अक्टूबर को, यहाँ पे कितनी दी 30,000 पर मंथ, और यहाँ पे कितनी है 35,000 पर मंथ, ठीक है। ये सैलरी की बात की है मैंने, सैलरी। दूसरा चेंज क्या हुआ है, रेंट में हुआ है, तो रेंट के लिए भी बना लेते हैं। रेंट अप्रैल से चला, यहां पे चेंज हुआ, कब हुआ 1 जुलाई से, ठीक है। जुलाई के बाद में दिसंबर तक ये चला, जनवरी से फिर चेंज हो गया 1 जनवरी से। बोलिए क्या सारी बातें क्लियर लिख दी मैंने अभी? क्या सारी बातें क्लियर लिख दी है? तो पहला चेंज कहां हुआ, यहां 1 जुलाई से। पहला चेंज कहां हुआ 1 जुलाई से। तो क्या पहली कैलकुलेशन मैं जून तक कर लूं, क्योंकि जून तक सारी बातें कॉमन है? क्या फर्स्ट कैलकुलेशन में अप्रैल से जून कर लूं, क्योंकि जून तक सारी बातें कॉमन है? यस। दूसरी कैलकुलेशन में जुलाई से स्टार्ट करूंगा और यहां जाके रुक जाऊंगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से फिर चीजें चेंज हुई। तो मैं दूसरी कैलकुलेशन क्या जुलाई से सितंबर तक करूं, क्योंकि वहां तक सारी बातें कॉमन है। यस। फिर मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया अगेन, 1 अक्टूबर से, और क्या मैं कैलकुलेशन यहां तक करूं, क्योंकि यहां तक सारी बातें कॉमन है, दिसंबर तक। और लास्ट मैंने जनवरी से स्टार्ट किया और मार्च पे जाके रुक गया। बोलिए, तो ये 3 महीने, ये 3 महीने, ये 3 महीने और ये 3 महीने। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे आप इन 3 महीने का एचआरए लिखेंगे, जो भी आपको मिल रहा था। यहाँ पे इन 3 महीनों का, यहाँ पे इन 3 महीनों का, बताओ लिख देंगे क्या? थोड़ा फास्ट रिप्लाई कर दो, क्योंकि अपने पास अब टाइम नहीं है। रेंट पेड जो इस पीरियड में 3 महीने में पे हुआ वो यहाँ लिख देंगे, जो यहाँ पे हुआ वो यहाँ लिख देंगे, जो यहाँ पे हुआ यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे नहीं लिख देंगे, क्योंकि खुद के घर में शिफ्ट हो गया है तो कोई किराया इसका नहीं लग रहा है। -10%, इन 3 महीनों की सैलरी का 10%, इन 3 महीनों की सैलरी का 10%, और इन 3 महीने की सैलरी का 10%, और इन 3 महीने की सैलरी का 10%, मतलब ये तो आएगा नहीं, नीला जाएगा। यहाँ पे ये जयपुर में था तो 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। उसके बाद जुलाई में शिफ्ट हो गया दिल्ली, तो 50% यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एग्जाम्शन मिलेगी नहीं। बोलो कर लेंगे आप इसको पूरा? लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है, बोलिए कर लेंगे आप पूरा इसको? चलिए, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इसको कंप्लीट करके लाना है और इंडिविजुअली देखना है कि तीनों में कम क्या है। पहले इसमें, इनमें से कम क्या है, फिर इनमें से कम, फिर इनमें से कम, फिर इनमें से कम। दैट्स इट। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। क्लास कैसी लगी ये भी बता देना।